नमस्कार बच्चों, आज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे रेशों से वस्त्र तक। तो रेशों से वस्त्र हम कैसे तैयार करते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। छठी कक्षा में तो जैसे आपने पढ़ा था कि पादपों से जो रेशे मिलते हैं, पादप रेशे, उनसे हम वस्त्र कैसे प्राप्त करते हैं। तो पादप रेशे वो रेशे जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, पटसन, जूट, ये सारे जो हैं पादप रेशे हैं। तो यहाँ से इनसे वस्त्र हमने प्राप्त करने छठी कक्षा में पढ़ लिया है। और इस बार हम पढ़ेंगे, 7वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे कि जांतव रेशों से हम वस्त्र जो हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं। अब जांतव रेशे कितने टाइप के हैं जो हमने पढ़ने हैं। जंतुओं से हमें 2 किस्म के रेशे मिलते हैं, एक है ऊन और एक है रेशम। ऊन प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो जंतु हैं जो हम पालते हैं, ऊन प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास वाले इलाकों से शुरू करते हैं। तो कॉमन एग्जांपल है हमारी भेड़। तो जो भेड़ है उसको भी हम ऊन के लिए पालते हैं, लेकिन ठंडी जगहों पर ऊन को प्राप्त करने के लिए याक जो है उसको पाला जाता है। तो याक की ऊन, जैसे लद्दाख है, तिब्बत है एरिया, यहाँ पे याक से जो ऊन है वो पाई जाती है। फिर उसके बाद अगर आपने एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल सुनी होगी, पश्मीना शॉल, जो नाम से बिकने वाली शॉल है। वो जो शॉल है वो कौन सी ऊन से मिलती है? वो मिलती है हमें कश्मीरी बकरी, जैसे अंगोरा बकरी है, उससे हमें मिलती है। तो ये पश्मीना शॉल जो है वो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। तो बकरियों को भी, यहाँ से हमें पता चला कि बकरियों को भी ऊन के लिए पाला जाता है। इसके अलावा जो ऊंट के बाल होते हैं उसको भी हम ऊन के तौर पर हम प्रयोग करते हैं, वो भी बाल ऊन के लिए यूज़ होते हैं। दक्षिणी अमेरिका में ऊन प्राप्त करने के लिए लामा और एल्पैका को पाला जाता है। तो ये तो हैं वो जंतु जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। लामा, एल्पैका ये अमेरिका के हैं, ऊंट रेगिस्तान में है, बकरी, कश्मीरी बकरी जो कश्मीर में मिलेगी, लद्दाख और तिब्बत वाले एरिया में हमें ये याक मिलेगा। और हमारी बहुत बढ़िया एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल जो है वो क्या है? भेड़ है। अब ये तो हुआ कि ऊन हमें मिलती किन किन से है। अब इन ऊन से हम वस्त्र तैयार कैसे करते हैं, कि ये रेशे तो हमने रेशे कैसे प्राप्त करने हैं और उसके बाद उन रेशों से हमने वस्त्र कैसे प्राप्त करने हैं, ये हम चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले है चरण भेड़ों से ऊन के जो बाल हैं उनको कैसे हम अलग कर सकते हैं। इसकी एक कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे आप बार्बर शॉप में कभी आप विज़िट किए हुए हो तो वहाँ पे आपने शेविंग करते हुए लोगों को देखा होगा। तो शेविंग के लिए क्या है कि वो रेज़र की हेल्प से जो बाल हैं वो अलग करते हैं। तो वही तरीका जो होता है वो भेड़ों को के बालों को अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये जो काम होता है हम इसको क्या कहते हैं? ऊन की कटाई करना। जैसे आप इस चित्र में भी देखो, इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि जो व्यक्ति है वो रेज़र की मदद से ऊन, जो भेड़ के बाल हैं वो उनको अलग कर रहा है। फिर इसके बाद हमने भेड़ों से ऊन तो ले ली। अब ऊन कितनी मैली होती है, गंदी होती है, चिकनाहट वाली होती है, धूल मिट्टी सब कुछ उसके ऊपर चिपका होता है। अब वो भी हमने धोना है। तो धोने के लिए हम उसको, दूसरे चरण जो है वो हमारा धोने का आ जाता है। बड़े बड़े टैंकों में हम पानी भरते हैं और उसको, उस जो ऊन हमने भेड़ों से अलग की है उसको अच्छे से हम उसको धो देते हैं। अच्छे से धोने के बाद फिर उसमें, अब जैसे हम देखते हैं कि आपस में ही देख लेते हैं, किसी के जो बाल होते हैं वो काफ़ी सिल्की होते हैं, किसी के थोड़े से रफ़ होते हैं, किसी के कर्ली होते हैं, किसी के प्लेन होते हैं। तो उसी तरह से जो ऊन, भेड़ों से जो हमें ऊन मिली है, हर भेड़ के बालों का टेक्सचर अलग अलग होता है। किसी के मोटे होंगे, खुरदरे होंगे, पतले होंगे, कर्ली होंगे, या किसी के कोई और टेक्सचर होगा। तो इस तरह से जो भेड़ों के बाल होते हैं वो भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं, अलग अलग टेक्सचर के होते हैं। इस तरह से जो धो लिए होते हैं बाल, जिनमें से चिकनाई, धूल, मिट्टी, ये सब कुछ अलग कर लिया जाता है। जो इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अभिमार्जन प्रोसेस बोलते हैं। जो टंकियों में अभिमार्जन करना, मतलब कि टंकियों में ऊन को अच्छे से धोना ताकि उनमें से जो
आपका धूल मिट्टी गर्त ये सारे जो चीज़ें हैं वो अलग हो जाएं, कि उनमें से ये सारी चीज़ें निकल जाएं, चिकनाई निकल जाए, धूल निकल जाए, गर्त निकल जाए, तो ये सारा जो सारा चीज़ें निकल जाएं, ये प्रक्रम क्या हमें कहलाता है? अभिमार्जन कहलाता है। तो अभिमार्जन के बाद हम क्या करते हैं? अगला काम क्या होता है? छंटाई करने का काम होता है। तीसरा चरण हमारा क्या आ जाता है? छंटाई करना। छंटाई में क्या होता है? जो उसके भेड़ के जो बाल होते हैं, अलग अलग वैरायटी के जो बाल होते हैं, हम उनको अलग अलग कर लेते हैं, फिर उसके रोएंदार बालों को कारखानों में भेज देते हैं। कारखानों में वो चले गए। अब उन कारखानों में जो बाल गए हैं उनको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद अब उनका जो सूखने के बाद जैसे हम स्वेटर वगैरह धोते हैं, स्वेटर वगैरह धोने के बाद उनके ऊपर बुर आ जाती है। अब उस बुर को भी हमने अलग करना है। कारखानों में इन बुर को अलग किया जाता है। फिर उसके बाद इनमें से बुर को अलग करने के बाद इनकी ऊनों की अलग अलग रंगों में रंगाई करते हैं। रंगाई करने के बाद हम इसके जो रीलिंग है उसका धागा बनाया जाता है। धागा बनाने के बाद उसकी रीलिंग की जाती है, मीन्स उसको गुच्छों में चेंज कर देते हैं, उसके गुच्छे बना देते हैं, ताकि वो मार्केट में इस तरह से ये जो काम है ऊन से धागा बनाने वाला, रीलिंग वाला काम जो है वो इस तरह से चलता है। तो ये तो हो गया हमने। अब जो रीलिंग है वो मार्केट में आ जाती है। मार्केट में आने के बाद बुनाई का काम शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम ऊन जो है वो ऊन के रेशे प्राप्त करते हैं और उन रेशों से हम आगे वस्त्र तैयार करते हैं। अब आते हैं दूसरा जो हमारे पास रेशा है वो क्या है? रेशम है। रेशम हमें कहाँ से मिलता है? रेशम भी एक जांतव रेशा है और ये हमें किन से मिलता है? रेशम के कीटों से मिलता है। रेशम के कीटों को रेशम प्राप्त करने के लिए जो पाला जाता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या कहलाता है? रेशम प्राप्त करने के लिए जो रेशम के कीटों को पालते हैं, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। तो ये रेशम के कीटों को पालना किसके लिए? रेशम प्राप्त करने के लिए। हम इसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। और सेरीकल्चर में क्या होता है? ये मादा कीट जो होती है इसका जीवन चक्र क्या है? सबसे पहले तो हम मादा कीटों को पालेंगे। मादा कीट जो होती है वो अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलता है, जिसको हम कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। तो रेशम कीट के दो और कौन कौन से नाम हैं? एक इसको कैटरपिलर भी कहा जाता है, एक इसको इल्ली भी कहा जाता है और एक इसको लार्वा भी कहा जाता है। तो रेशम का कीट जो है वो कौन है? लार्वा भी कह सकते हैं उसको, कैटरपिलर भी है कह सकते हैं उसको, और इल्ली भी कह सकते हैं। ये आपका प्रश्न भी है कि जो रेशम का कीट है उसके कौन कौन से नाम हैं? तो एक नाम है उसका लार्वा, एक है कैटरपिलर और एक है इल्ली। तो ये जो कैटरपिलर और इल्ली हैं, ये आगे अपने जीवन चक्र में जब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, तो ये कहाँ पे तैयार हो जाते हैं? ये किस में बदल जाते हैं? प्यूपा में बदल जाते हैं। और करते क्या है? ये शहतूत के पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं, वृद्धि करते हैं, प्यूपा बन जाते हैं। फिर उसके बाद अब जैसे प्यूपा बन गया और ये क्या करता है? अपने अंदर में से एक प्रोटीन का एक रसायन तैयार करता है, प्रोटीन वाला एक रसायन तैयार करता है जो एक मजबूत धागा बन के इसमें से बाहर निकलता है। अब इसको ये देखिए, मान लो ये आपका एक कैटरपिलर मैं आपका तैयार कर रही हूँ। अब ये जो कैटरपिलर है ये क्या काम करेगा? अपने अंदर में से ये एक धागा निकालेगा और वो धागा क्या होता है? 8 की शेप में इसके आसपास लिपटना शुरू हो जाता है। किस शेप में? 8 के रूप में इसके चारों ओर लिपटना शुरू हो जाता है। तो ये जो 8 की शेप में लिपटता गया, अब इतना लिपट गया कि अब नीचे से हमें ये कैटरपिलर दिखाई नहीं दे रहा है, ये रेशम का कीट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सिंपल हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर एक धागा जो है वो बुना हुआ है।
ये जो धागा बुना हुआ इसके आसपास इस तरह का जो स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं कोकून का। ये क्या चीज़ है हमारे पास? कोकून। ये चीज़ जो है ये आपके इम्पॉर्टेंट आ जाती है कोकून की, कि प्यूपा जो है वो अपने अंदर में से एक प्रोटीन का एक रसायन तैयार करता है, निकालता है, जो धागे की शेप में इस तरह से 8 की शेप में इसके आसपास लिपटता जाता है। अब नीचे से कैटरपिलर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, रेशम का कीट तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें दिखाई क्या दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर लिपटा हुआ एक धागा, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो कोकून है ये क्या करता है? इससे हमें रेशम का जो धागा है वो प्राप्त करना है, रेशम का जो रेशा है वो हमें प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करते हैं? इन कोकून को हम या तो धूप में गर्म करना रख देते हैं, या हम इनको गर्म पानी में उबाल देते हैं, या हम इनको भाप में रख देते हैं। इस तरह से ये सारा काम करके या इन चीज़ों से क्या होता है? कैटरपिलर तो अंदर मर जाता है, और ऊपर से जो रेशम है, जो रेशे हैं, वो हम उसको अलग कर लेते हैं, वो हम वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये हमारा किस में आ जाता है? रेशम का कीट। हम उसमें से रेशम के कीट में से हम रेशम को कैसे अलग कर लेते हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं कि कोकून को बड़ी ढेरी में वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है। ये जो लाइन लिखी हुई है आपकी, वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं और रेशम के रूप में उपयोग के लिए हम इन कोकून के रेशों से रेशे निकालने के पश्चात इनसे धागे बनाने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा का पूरा कि कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनके धागे तैयार करने की प्रक्रिया को रेशम कीट की रीलिंग कहते हैं। इस तरह से हम रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त करते हैं कि सबसे पहले तो जो मादा कीट है वो अंडे देती है। मादा कीट मलबरी मतलब शहतूत की पत्ती के ऊपर क्या करती है? वो अंडे देती है, और पत्तों के ऊपर इस तरह से ये जो लार्वा है, इल्ली है, वो इनके ऊपर आ जाती है, पत्तों को खाना शुरू कर देती है। पत्तों को खाने के बाद फिर इसके बाद इसमें से जो कोकून है वो तैयार हो जाते हैं। कोकून तैयार होने के बाद फिर ये जो प्रोसेस है मलबरी ट्री में से ये इस तरह से चल पड़ता है। फिर ये कोकून को हम भाप में या धूप में या गर्म पानी में रख देते हैं, और इस तरह से जो कोकून के ऊपर जो कैटरपिलर के ऊपर हमने देखा था किस तरह से 8 की शेप में धागा जो है वो बुना जाता है, उस रेशे को हम अलग कर लेते हैं। फिर उस रेशे से फैक्ट्रियों में जाके वहाँ पे उस रेशे से रेशम जो है वो तैयार कर लिया जाता है। ये चैप्टर जो है वो आपका पूरा हो चुका है। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूँगी। चैप्टर को आपने 1-2 बार सुनना है, क्योंकि बुक रीडिंग किसी भी चैप्टर को करने के लिए पहले बुक रीडिंग ज़रूरी होती है। तो आपने जो है बुक में से जो पढ़ा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो आपने सुना और उसको समझा। उसमें से अब प्रश्न उत्तर याद करने और लिखने ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सुनते भी हो और थोड़ा सा और सीरियसली होकर सुनो, सो दैट हम कुछ चैप्टर करने के बाद हम अपना जो ऑनलाइन टेस्ट है वो भी स्टार्ट कर सकें। Thank you.